अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज़ के लेक्चर 29 में आप सबको खुशामदीद। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। हम दो अहम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो फिजन चेन रिएक्शन, ख़ास तौर पे यूरेनियम ब्रीडर रिएक्टर्स के अंदर, और दूसरा यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस। यकीन करें, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए बिल्कुल बुनियादी हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा होगा? सबसे पहले हम असल मसले की जड़ तक जाएंगे कि नेचुरल यूरेनियम के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर हम फिजन के जादू को समझेंगे कि इससे पावर कैसे निकलती है। उसके बाद हम आएंगे असल अहम चीज पर, ब्रीडर रिएक्टर, जो इस मसले का एक जबरदस्त हल है। और हाँ, ये सब मुमकिन कैसे होता है, उसके लिए हम देखेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी। और बिल्कुल आखिर में हम सब कुछ एक साथ जोड़कर एक क्विक समरी करेंगे। चलें शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, ब्रीडर रिएक्टर की कहानी शुरू करने से पहले हमें उस चीज को ठीक से समझना पड़ेगा जिससे ये सारी कहानी शुरू होती है, और वो है कुदरती यूरेनियम। इसमें आखिर ऐसी क्या कमी है? तो जब आप जमीन से यूरेनियम निकालते हैं ना, तो उसमें 99.3% हिस्सा तो यूरेनियम 238 का होता है। अब ये U238 सीधा साधा है, ये खुद से तवानाई नहीं देता। हाँ, इसमें पोटेंशियल है, इसलिए इसको फर्टाइल कहते हैं। असल प्लेयर जो है ना, वो है यूरेनियम 235, लेकिन वो सिर्फ 0.7% है। सोचिए, सिर्फ इतना सा। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। इतनी कम मिकदार से इतनी बड़ी एनर्जी कैसे बनाएं? तो आइए अब देखते हैं कि ये छोटा सा 0.7% वाला U235 आखिर करता क्या है। ये कैसे तवानाई का एक ना खत्म होने वाला समंदर बन जाता है। इसका जवाब है फिजन के अमल में। ओके, सो स्क्रीन पर देखें। यह है फिजन की अहम इक्वेशन। इमेजिन करें, एक सुस्त सा न्यूट्रॉन आता है और U235 के न्यूक्लियस को हिट करता है। बूम! वो न्यूक्लियस दो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन। लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है। इस धमाके में 3 नए सुपर फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और साथ में जबरदस्त किस्म की एनर्जी, तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सवाल यह है कि एक छोटा सा धमाका आग के समंदर में कैसे बदलता है। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। स्टेप 1, एक न्यूट्रॉन ने आग लगाई, मतलब पहला फिशन किया। अब आती है बारी स्टेप 2 की। उस एक फिशन से जो 3 नए तेज न्यूट्रॉन्स निकले थे ना, वो जाकर 3 और U235 एटम से टकराते हैं। फिर क्या होता है? 3 और धमाके, और उनसे निकलते हैं 9 न्यूट्रॉन्स। समझ रहे हैं? ये सिलसिला चलता रहता है, और स्टेप 3 में ये एक सस्टेन रिएक्शन बन जाता है, जो मुसलसल नॉन स्टॉप एनर्जी पैदा करता रहता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे जबरदस्त हिस्से पर। याद है वो 99.3% U238 जिसको हमने सीधा साधा कहा था? इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना इसको भी काम पर लगाया जाए। उन्होंने एक ऐसा कमाल का रिएक्टर डिजाइन किया जो फ्यूल जलाता भी है और साथ ही साथ नया फ्यूल बनाता भी है। जी हाँ, और इसे कहते हैं द ब्रीडर रिएक्टर। तो ये जादू होता कैसे है? देखें इस रिएक्शन को। होता यह है कि वो गैर फिसाइल U238 एक न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। उसके बाद 2 छोटे स्टेप्स के जरिए, जिन्हें हम बीटा डीके कहते हैं, ये पहले नेपच्यूनियम 239 में बदलता है, और फिर आखिर में ये बन जाता है प्लूटोनियम 239। और प्लूटोनियम 239 क्या है? ये बिल्कुल U235 जैसा ही एक सुपर इफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल है। चलें इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। स्टेप 1, U238 ने एक फास्ट न्यूट्रॉन को कैच किया और बन गया U239। स्टेप 2, ये U239 ज्यादा देर नहीं टिकता, सिर्फ 23.5 मिनट में ये नेपट्यूनियम 239 बन जाता है। और फिर स्टेप 3, ये नेपट्यूनियम भी कोई 2.3 दिन के अंदर अंदर एक सुपर यूजफुल फ्यूल प्लूटोनियम 239 बन जाता है। सोचा आपने? हमने एक फर्टाइल मटेरियल को एक कीमती फिसाइल फ्यूल में बदल दिया। तो हम ये कैसे नापते हैं कि रिएक्टर कितना अच्छा काम कर रहा है? इसके लिए एक टर्म है ब्रीडिंग रेशियो। ये बिल्कुल सिंपल है। समझें आपने एक फ्यूल एटम जलाया और रिएक्टर ने 1.2 नए फ्यूल एटम्स बना दिए। तो इसका मतलब आपने जितना इस्तेमाल किया उससे ज्यादा बना लिया। बस यही है ब्रीडिंग रेशियो, कितना नया फ्यूल बनाया वर्सेस कितना पुराना इस्तेमाल किया। और यही है असल पॉइंट। अगर आपका ब्रीडिंग रेशियो 1 से ऊपर है 1, तो इसका मतलब साफ है, आपका रिएक्टर जितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। वो फ्यूल को ब्रीड कर रहा है, इसीलिए तो इसका नाम ब्रीडर रिएक्टर है। तो पूरा साइकिल चलता कैसे है? देखें, प्लूटोनियम 239 टूटता है, एनर्जी और न्यूट्रॉन्स देता है। उनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स तो जाकर चेन रिएक्शन को चलाते रहते हैं,
लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बच जाते हैं वो बेकार नहीं जाते, वो जाकर U-238 के ब्लैंकेट में जज्ब हो जाते हैं और उसे नए प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं। फिर इस नए फ्यूल को निकालकर दोबारा इस्तेमाल कर लो। कितना जबरदस्त सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है ना? ब्रीडर रिएक्टर्स तो यकीनन एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन दुनिया में जो ज़्यादातर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं ना, उनको चलाने के लिए एक और बुनियादी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। इस अहम टेक्नोलॉजी को कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। तो अब फिर से वही बुनियादी सवाल, अगर नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% ही U-235 है जो चेन रिएक्शन चला सकता है, तो आम रिएक्टर्स में हम आग लगाते कैसे हैं? उस 0.7% से तो कुछ नहीं होने वाला। उसे स्टार्ट करना और चलाते रहना, आखिर ये मुमकिन कैसे होता है? इसका जवाब है एनरिचमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब बिल्कुल साफ और सीधा है। इस प्रोसेस में हम U-235 की मिकदार को आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं। हम उस 0.7% को एक काम की लेवल तक ले आते हैं, मसलन 2 से 5% तक। बस U-235 का परसेंटेज U-238 के मुकाबले में बढ़ाना ही एनरिचमेंट है। अब ये एनरिचमेंट करते कैसे हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। एक है पुराना तरीका, गैसियस डिफ्यूजन। इसमें यूरेनियम गैस को हजारों छन्नियों से गुजारा जाता है और हल्का U-235 थोड़ा सा तेजी से निकल जाता है। लेकिन ये बहुत पुराना और बेतहाशा एनर्जी इस्तेमाल करने वाला प्रोसेस है। दूसरा और जदीद तरीका है गैस सेंट्रीफ्यूज। सोचिए एक बहुत तेजी से घूमने वाला सिलेंडर। जब इसमें गैस डालते हैं तो बाहरी वाला U-238 बाहर की तरफ चिपक जाता है और हल्का U-235 बीच में रह जाता है। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और आजकल दुनिया में यही स्टैंडर्ड है। वैसे एक और तरीका भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, लेकिन ये इतना महंगा है कि बस रिसर्च या ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, जब आप U-235 निकाल लेते हैं तो जो U-238 पीछे बच जाता है उसे डिप्लीटेड यूरेनियम कहते हैं। और ये बेकार नहीं होता, ये बहुत भारी और मजबूत होता है, इसलिए इसे टैंक्स के आर्मर और दूसरी इंडस्ट्रियल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एनरिचमेंट की अलग अलग लेवल्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं। देखें, कुदरती यूरेनियम तो सिर्फ 0.7% है। ये तो बस स्टार्टिंग मटेरियल है। हमारे बिजली घरों के लिए यानी कमर्शियल पावर रिएक्टर्स के लिए हमें लो एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है, जो 2 से 5% U-235 पर होता है। अगर आप रिसर्च रिएक्टर चला रहे हैं तो आपको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत पड़ सकती है, जो 20 से 90% तक हो सकता है, और 90% से ऊपर U-235 को वेपन्स ग्रेड माना जाता है। चलिए अब जल्दी से सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर एक समरी बना लेते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज हमने क्या सीखा? फिजाइल आइसोटोप्स जैसे U-235 और प्लूटोनियम 239, ये हैं वो हीरोज जो चेन रिएक्शन चला सकते हैं। फिर है फर्टाइल आइसोटोप्स जैसे U-238, जिनमें पोटेंशियल है, इन्हें फ्यूल बनाया जा सकता है। ये सब होता है चेन रिएक्शन के जरिए, जो फिजन्स का एक ना रुकने वाला सिलसिला है। और इस पोटेंशियल को एक हकीकत बनाता है ब्रीडर रिएक्टर, जो जलाने से ज़्यादा फ्यूल पैदा करता है। और आम रिएक्टर्स के लिए ये सब मुमकिन बनाता है एनरिचमेंट, यानी U-235 का परसेंटेज बढ़ाने का अमल। और अब लेक्चर के इख्तिताम पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, ब्रीडर रिएक्टर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जो वेस्ट नहीं बल्कि नया फ्यूल पैदा करती है, ये हमारे प्लैनेट के सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए क्या मायने रखती है? क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई हमारी तवानाई की ज़रूरत को हमेशा के लिए पूरा कर सकती हैं? इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। चलें, इस सोच के साथ आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।